Hi guys, welcome back to the channel and welcome in the most expected series of कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होने वाला है और उसके बाद हम कंपाइलर डिजाइन का करेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के हम कर रहे हैं सॉल्व वीडियो सॉल्यूशन एंड इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। जो कोल इंडिया का एग्जाम है आपको पता है 24 को है, तो जब ये वीडियो मिल रही होगी तो 8 से 9 दिन बचे होंगे। कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर साइंस वाली प्लेलिस्ट के लिए, तो वो जाके आप चेकआउट मार सकते हो एक बार। ठीक है, और हमने 2020 2017 के पीवाईक्यूज और प्री रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया है। ऑल्सो वी हैव सॉल्व वन शॉट सम वीडियोज ऑफ वन शॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वन शॉट भी डाले हैं, तो वो आप देख सकते हो। ऑल्सो जो एक बड़ी अनाउंसमेंट ये रही है कि आईओसीएल ने भी इस बार सीएससी वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 22 वैकेंसीज निकाली है, 22 वैकेंसी निकाली है। दैट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, मीडियम लेवल वैकेंसीज है, जनरली निकलती नहीं है इतनी, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे आपकी। ठीक है, और अगर आप कोल इंडिया का एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आपको अभी आपको ऐसा लगता है कि सर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए कि हम लास्ट में प्रैक्टिस कर सके, तो जो हमारा टेस्ट है वो आप चेकआउट मार सकते हो एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है 1400 प्लस क्वेश्चन है, तो डेली अगर आप टोटल 21 या 22 टेस्ट डेली अगर आप 3 टेस्ट देते हो तो आप आसानी से कर सकते हो एग्जाम के पहले। ऑल्सो हमने जो फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का जो अनाउंसमेंट किया है, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ था, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वो हुआ था 18 अगस्त का होने वाला है, 18 अगस्त को लाइव हो जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये पूरी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, 15 क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विथ देयर अराइवल टाइम्स एंड सीपीयू वर्स्ट टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है, उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है, वर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इन द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसआरटीएफ एल्गोरिथम हमें यूज करना है, उन्होंने बोला है प्रीएम्प्टिव है एसआरटीएफ। scheduling algorithm is used, what is the average waiting time for the processes, एवरेज वेटिंग टाइम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमें, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना होगा। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं। एट टाइम जीरो पे देखते हैं। ठीक है, तो टाइम जीरो पे देखो कौन कौन अवेलेबल है हमारे पास। टाइम जीरो पे हमारे पास पी जीरो है, तो यहाँ पे आप क्यू बना सकते हो। टाइम जीरो पे हमारे पास पी जीरो है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे इसको बनाएंगे हम। इसका चार्ट जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाएंगे। सो टाइम जीरो पे हमारा जो था, वी कैन मेक इट विलो सो दैट हमारा जो स्पेस होगा वो काफ़ी अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ बना सकते हैं। तो लेट्स सी हमारा टाइम जीरो पे कौन कौन हमारे पास है। टाइम जीरो पे हमारे पास केवल पी जीरो था, तो हम पी जीरो को हमने एक तक एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एक तक एग्जीक्यूट किया। नाउ टाइम एक पे कौन आ गया, अराइवल टाइम देखो यहाँ पे P1 का 1 लिखा है, मतलब टाइम 1 पे P1 आ चुका है। जब हमने एक एग्जीक्यूट कर दिया तो इसका वर्स्ट टाइम मतलब क्या, एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा, 6 बचा। अब टाइम जब हमारे पास 1 है तो 1 पे हमारे पास कौन कौन है, पी जीरो भी है और P1 भी है। पी जीरो है और P1 भी है। नाउ whom we are going to execute। सो टाइम जो हमारा P1 होगा, जब टाइम हमारा P1 1 होगा, वहां पे हमारे पास जो प्रोसेसेस आ चुकी हैं, जो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, वो पी जीरो P1 है, लेकिन इसका टाइम क्या है, कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले P1 को करेंगे। जब हमने P1 को टाइम 2 तक एग्जीक्यूट किया, P1 को टाइम 2 तक, तो इसका टाइम कितना बचा, 3 बचा। ठीक, नाउ अब सी क्लियर कि जब हम टाइम 2 पे आ गए, सो टाइम 2 पे देखो कौन कौन से है। टाइम 2 पे हमारे पास P0 P1 P2 तीनों प्रोसेसेस हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम किसके एग्जीक्यूट करेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एसआरटीएफ यूज करेंगे। तो हम किसको करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 इसका टाइम रह चुका है, मतलब हम 3 टाइम इसको दे देंगे, किसको, P1 को। सो P1 को दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और ये टाइम कितना बचा, 0 हो गया। सिंपल। अगली बार हमारे पास P1 कंप्लीट है, अगली बार सबसे कम किसका है, P0 का। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट P1, 6 टाइम करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे P0 लिख सकते हैं हम आसानी से। इसका भी टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। 11 प्लस 8 हो जाएगा 19, क्योंकि हम इस P3 P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ये टाइम हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल टाइम आ गया। तो हम यहाँ पे वर्स्ट टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास वर्स्ट टाइम है, ये हमारे पास अराइवल टाइम है। हम कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं सभी का, इससे निकाल सकते हैं। P1 जो P0 हो रहा है कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, 11 पे हो रहा है। P2 हमारा 19 पे हो रहा है, और जो हमारा P1 हो रहा है वो हो रहा है 5 पे हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आता है क्या जो हमने बताया। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 17। और हमें पता है जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम, ये कॉम्बिनेशन होता है वर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम का। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस का वर्स्ट टाइम।
तो हम टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पे जो वेटिंग टाइम निकालेंगे सभी का, वो कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम में वेटिंग टाइम का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वर्स्ट टाइम का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 11 में से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, सॉरी वर्स्ट टाइम कितना था, 7 था। यहाँ पे देखो, यहाँ 7 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। तो 11 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में से 4 माइनस करोगे तो 0, मतलब प्रोसेस नंबर 1 कभी वेट ही नहीं किया किसी का, सिंपल सी बात है। 1 पे आया, 5 फिनिश हो गया, प्रोसेस नंबर 1 कभी वेट ही नहीं किया। प्रोसेस नंबर 2 की बात करेंगे तो 17 माइनस कितना हो जाएगा, 8, दैट इज अ 9, ठीक है। और हमें एवरेज निकालना वेटिंग टाइम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0 प्लस 9, टोटल प्रोसेस कितनी है, 3, तो 9 6 कितना हो गया, 15, 15 डिवाइड बाई 3 दैट इज अ 5। सो 5 इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमें समझना पड़ेगा किसी भी अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, हमारे पास अराइवल टाइम होता है, फिर वर्स्ट टाइम होता है, फिर कंप्लीशन टाइम होता है, फिर टर्न अराउंड टाइम होता है, फिर हमारे पास वेटिंग टाइम होता है। तो समझो बात को, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे आई, ठीक है, इस टाइम पे आई मान लो, तो ये टाइम हो जाता है अराइवल टाइम, और यहाँ पे अगर कंप्लीट हुई तो हो जाता है कंप्लीशन टाइम। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम का, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, कहीं पे प्रोसेस वर्स्ट टाइम यूज हुआ होगा, कहीं पे वेटिंग यूज हुआ होगा। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाता है वो जाता है वर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो कभी रटना नहीं पड़ेगा इसे समझोगे तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया टर्न अराउंड टाइम का, हो जाएगा वर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। यहाँ से कुछ भी दो, कुछ भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से, मैथमेटिक्स सिंपल यूज करके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, आई होप यू गॉट इट। Question number 2. The working set model in virtual memory management is primarily designed to prevent which of the following performance degradation phenomena. Okay, तो देखो क्या होता है, हम आपको समझाते हैं एक चीज। देखो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, वर्चुअल मेमोरी का, कि मान लो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, इसमें मान लो हमारे पास 1 से लेके 100 तक ही पेजेस हैं, ठीक है। तो मेन वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो बोलता है कि प्रोसेस के सारे पेजेस ना यहाँ रखो, कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक, और उतने ही पेज मेन मेमोरी में लेके आओ जिनकी जरूरत हो, जिनकी क्या हो, नीड हो। तो मान लो कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन उसका पेज नंबर 1 2 3 4 ही हमें चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो जो बाकी का नहीं चाहिए ना, उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखो, हार्ड डिस्क पे रखो, ठीक है। जो चाहिए उसको कहाँ रखो, मेन मेमोरी में रखो। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो जो वर्किंग सेट मॉडल होता है ना, वर्किंग सेट मॉडल वो ट्रैक करता है कि कौन से पेज चाहिए, ट्रैक करता है, व्हाट इज इट डज, ट्रैक्स द नीडेड पेज, ठीक है, वर्किंग सेट मॉडल। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि इसने पूछा क्या है, इन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट इज प्राइमरी डिजाइन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस डिग्रेशन फिनोमेना। देखो, अगर हमारे पास वर्किंग सेट मॉडल नहीं होगा तो हम कोई भी रैंडम पेजेस उठा लेंगे, ट्रैक नहीं करेंगे कोई भी रैंडम पेजेस। मान लो पहली बार प्रोसेस को 1 2 3 4 चाहिए था, नेक्स्ट टाइम उसको ये चाहिए नहीं, दूसरे पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में पेज लाएंगे, यहाँ से उधर डालेंगे, यहाँ से वहां करते रहेंगे, तो टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग। तो प्रोसेस जो हमारा होगा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं सीपीयू में, सीपीयू बिजी रहेगा सेकेंडरी मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में पेज लाने के लिए, वर्चुअल मेमोरी से रिप्लेस करने में सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग बोलते हैं। इसलिए हम वर्किंग सेट मॉडल यूज करते हैं कि ट्रैक करो कौन कौन सा पेजेस यूज हो रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पेजेस को लाते रहेंगे वर्चुअल मेमोरी में, ऐसा रैंडम कोई भी पेज उठा के नहीं लाएंगे। तो थ्रैशिंग इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो याद रखना थ्रैशिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ भी लेना इंटरनेट पे जाके, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैंने लिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। यूनिक्स inode फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर हैज अ 10 डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर्स। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, तो 10 तो हमारे पास डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर हो गए, ठीक है। 1 सिंगल इनडायरेक्ट, तो एक हमारे पास सिंगल इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, एक सिंगल इनडायरेक्ट हो गया पॉइंटर, एंड 1 डबल इनडायरेक्ट, एक हमारे पास डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर हो गया, ठीक है, डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर हो गया। इफ द डिस्क ब्लॉक इज 2 KB means 204 bytes and each disk block address requires 4 byte, what is the maximum possible file size supported by this node structure? Okay, तो हमें टोटल एड्रेसेस अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल हमें अगर हमारे पास टोटल ब्लॉक्स निकाल लेते हैं नीडेड, ठीक है, टोटल ब्लॉक्स, तो देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर्स निकाल लेते हैं, टोटल क्या निकाल लेते हैं, टोटल ब्लॉक पॉइंटर्स, टोटल पॉइंटर्स। तो देखो 10 तो डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक ब्लॉक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 1 सिंगल इनडायरेक्ट है, तो पहले समझो यहाँ पे डिस्क का ब्लॉक साइज कितना है, व्हाट इज द ब्लॉक साइज, यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है, दैट इज अ 2 KB, ठीक है, एंड ईच डिस्क ब्लॉक एड्रेस रिक्वायर्स 4 बाइट्स। तो यहाँ पे एड्रेस साइज कितना दिया हुआ है, एड्रेस साइज 4 बाइट्स,
मतलब अगर एक ब्लॉक में आप एड्रेस रखने की बात करो तो 2 KB डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 पावर 10, ऐसा कर सकते हो इसको, 2 KB लिखा हुआ है मतलब 2 पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर 11 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 एड्रेसेस होंगे। तो जब डायरेक्ट की बात होगी ना, सिंगल डायरेक्ट में तो 10 दिया हुआ है, अगर इनडायरेक्ट की बात होगी मतलब ये जो पॉइंटर होगा 10 ब्लॉक्स को क्या करेगा, 2 पावर 9 पॉइंटर्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, प्लस फिर बोला डबल इनडायरेक्ट, मतलब हर एक 2 पावर 9 ब्लॉक जो होंगे 2 पावर 9 ब्लॉक को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल पॉइंटर आ जाएंगे और हर एक पॉइंटर में एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक ब्लॉक की साइज कितनी है, 2 KB है। तो हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला टोटल पॉइंटर्स निकाल लो। हर पॉइंटर क्या करेगा, एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा, तो टोटल पॉइंटर्स इतने हैं, हर एक ब्लॉक साइज इतनी है। अब इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई, सिंपल, यहाँ से होगा 20 KB, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको प्लस 2 पावर 9 इंटू 2 KB प्लस 2 पावर 18 इंटू 2 KB। सो व्हाट इज दिस इज 20 KB, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है आई थिंक, प्लस ये 2 पावर 10 KB हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 पावर 19 KB हो जाएगा। इसको MB में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, जनरली गेट एग्जाम में इसको हम राउंड ऑफ करके आंसर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा है। ये KB 2 पावर 10 मतलब 1 MB हो गया, प्लस यहाँ पे इसको करोगे तो हो जाएगा 512 MB हो जाएगा, 2 पावर 10 को MB में लिख दिया, तो ऐसा कुछ आंसर हमारा आ रहा है 20 KB 1 MB प्लस 512 MB, दिस इज द आंसर, ठीक है। जनरली गेट एग्जाम में 512 MB हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं आंसर, ठीक है, पहले बड़े वालों को मानते हैं, छोटे वालों को नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर पूछा था इसलिए हमने इसको एग्जैक्ट सॉल्व किया है। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखना क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेज फॉल्ट occurs when a process attempt to access a virtual page that, ओके, तो पेज फॉल्ट कब होता है, देखो कोई भी चीज अगर मेन मेमोरी में नहीं है, कोई भी चीज अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। कोई भी पेज अगर मेन मेमोरी में नहीं है उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। अगर कोई भी चीज कैश मेमोरी में नहीं है तो हो सकता है कि वो कैश मेन मेमोरी में हो, बट कोई भी चीज मेन मेमोरी में नहीं है उसका मतलब डेफिनेटली वो कैश मेमोरी में नहीं है। तो हमारे पास 3 हायरार्की होती है एक्चुअली, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर कोई भी चीज हमें सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लानी पड़ रही है उसका मतलब क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। तो पेज फॉल्ट पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कंटेंट उठा के डालते हैं, सिंपल। सो अ पेज फॉल्ट occurs when a process attempts to access a virtual page that, ऑप्शन देखते हैं, इज करप्टेड इन मेमोरी, गलत। अगर पेज हमारा करप्ट है उसका मतलब ये नहीं कि पेज फॉल्ट हुआ है, करप्ट मतलब हुआ कि पेज राइट किया गया है। हैज इट्स वैलिड बिट सेट टू 0 इन द पेज टेबल, दिस इज द करेक्ट। अगर पेज टेबल में कोई भी वैलिड बिट 0 रखी हुई है, वैलिड बिट 0 मतलब क्या है, वहां पे वो पेज उपलब्ध हो नहीं है, तो कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, दिस इज करेक्ट। सो दीज ऑल आर द इनकरेक्ट आंसर्स। तो पेज फॉल्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आ सकता है, आगे मैं लेके आया हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल पेज फॉल्ट पे, ठीक है। इन अ पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 50 नैनोसेकंड्स, सो टी मेन मेमोरी इज गिवन दैट इज अ 50 नैनोसेकंड, ठीक। एंड द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 10 मिलीसेकंड दैट इज अ दिस नैनोसेकंड। सो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो दिया है, ठीक है, वो दिया हुआ है 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 नैनोसेकंड, नैनोसेकंड में दिया उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। If the page fault rate is p is equal to this, p is equal to 0.001, so 1 minus p की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये हो जाएगा 0.999, ठीक है, इतनी हो जाएगी। What is the effective memory access time? So effective memory access time कैसे निकालोगे, देखो सिंपल, देखो हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास CPU जो होता है, तो सबसे पहले हमारे पास पेज टेबल होता है जो एंट्री रखता है पेजेस की, फिर हमारे पास मेन मेमोरी होता है, फिर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सबसे पहले हम CPU जाएगा पेज टेबल के पास। अच्छा, पेज टेबल भी कहाँ स्टोर होती है, पेज टेबल भी कहीं ना कहीं मेन मेमोरी में ही स्टोर होती है। तो पहली बात, जो हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बनेगा, तो सबसे पहले ये CPU जाएगा पेज टेबल एक्सेस करेगा। पेज टेबल एक्सेस करना मतलब मेन मेमोरी, तो पहली बार तो वो करेगा हमारा जब हीट होगा, मान लो पेज टेबल में हीट हुआ तो हीट के लिए हम H बोल देते हैं, ठीक है, हीट हुआ तो, और हमारा मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा पेज टेबल के लिए, और दूसरी बार किसके लिए करेगा, कंटेंट के लिए। पहले तो पेज टेबल एक्सेस किया, पेज टेबल से उसने उसको फ्रेम नंबर मिला, फ्रेम नंबर से गया मेन मेमोरी में, ठीक है। अगर हिट नहीं हुआ तो उसने पेज टेबल तो एक्सेस कर लिया, पेज टेबल एक्सेस कर लिया पहली बार मेन मेमोरी, लेकिन उसको कंटेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, जब हिट नहीं हुआ, पेज टेबल हिट नहीं हुआ मतलब मिस हुआ, तो वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से कंटेंट होने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से। तो इसको बोल देते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, सिंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करें
यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो होगा हो जाएगा, हीट कितना हुआ है 0.99, तो 0.99 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेन मेमोरी दैट इज 2 इंटू 50, प्लस जब मिस हुआ है 0.01, मिस के केस में हमने मेन मेमोरी देखा है लुकअप के लिए, पेज टेबल लुकअप के लिए, प्लस हमारे पास पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना दिया हुआ है 10⁻7 दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स आप सॉल्व करके बताएं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो हो जाएगा यहाँ से 0.99 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 0.01 ये हो जाएगा 50 प्लस 10⁻7। इसको आप गणित को सॉल्व कर लें, यहाँ पे 99.9 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, प्लस ये हो जाएगा कुछ, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻5 के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपको आंसर इसमें से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक 99 वाला कुछ आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप सॉल्व करके आंसर टिक करें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको मैंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सिखा दिया यहाँ से, ठीक है, कैसे आपको फॉर्मूला जनरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंसिडर अ मेमोरी एलोकेशन, क्वेश्चन नंबर 6, एलोकेशन ऑफ 3 फ्रेम्स इनिशियली एम्प्टी, 3 पेज फ्रेम है हमारे पास, स्टार्टिंग में खाली है तीनों पेज फ्रेम। हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स अकर्स यूजिंग द LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉर द रिफ्रेश स्ट्रिंग दिस। LRU यूज करना है, मतलब जो हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज है उसको रिप्लेस करना है। सबसे पहले पेज नंबर 7 के लिए हमारे क्या होगा, फॉल्ट होगा यस, 0 के लिए फॉल्ट होगा यस, तो हमने 7 को यूज कर लिया, 0 को 1 को यहाँ पे ला लिया, इनके लिए तीनों के लिए फॉल्ट हुआ, ठीक है। जब हम 2 को लेके आएंगे तो 2 किसको रिप्लेस करेगा, अब हमारे पास फ्रेम तो है नहीं, तो लीस्ट अभी कौन यूज हुआ 7, तो 7 को रिप्लेस करके हम 2 को ले आएंगे, यहाँ पे हमने 2 को ला लिया, ठीक है। 0 के केस में ये हिट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट बात है 0 के, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है उपलब्ध है। अब हमें 3 चाहिए, तो 0 और 2 अभी यूज हुए हैं, मतलब 1 को रिप्लेस करो और 3 को लेके आओ, तो हमने क्या किया इसको किया, तो इसके लिए क्या हुआ फॉल्ट हुआ यस, 0 के लिए अगेन हिट हो जाएगा, करेक्ट बात 0 उपलब्ध है। अब 4 हमें लेना है, तो 4 यहाँ पे तो है नहीं, तो 0 और 3 अभी भी यूज हुए, मतलब 2 को हटा दो, 4 को यूज किया, इसके लिए भी क्या हो गया फॉल्ट हो गया। अगली बार 2 को लाना है, तो देखो 2 तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि 403 है, तो 2 लाना है तो किसको हटाएंगे, 0 और 4 अभी भी यूज हुए हैं, मतलब 3 को हटा के 2 ला दो, तो फिर से फॉल्ट हुआ। नाउ अगेन फिर 3 फिर नहीं है, 402 है, तो किसी को हटाओ क्या दिक्कत आगे, तो कुछ लाना नहीं है, इसके लिए भी क्या होगा फॉल्ट होगा। वैसे हटाओगे किसको, 2 और 4 यूज हुआ, मतलब 0 को हटाओगे, तो यहाँ पे 3 ला लो। तो कितने फॉल्ट हुए, जितने करेक्ट वाले टिक है वो कितने हुए फॉल्ट हो गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल पॉलिसीज है, पॉलिसीज आपका अगर आपको पता है कि कैसे काम करती हैं तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में अपने डाले हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, तो वो आप चेकआउट मार सकते हो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द नेसेसिटी फॉर इनफोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरीली अराइजेस इन विच सिनेरियो। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास जो हमारे पास शेयर्ड पार्ट होता है, शेयर्ड पार्ट, ठीक है, इसमें कुछ क्रिटिकल काम चल रहा होता है, ठीक है, समझ लो वॉशरूम, ठीक है, तो वॉशरूम अगर है, ठीक है, मान लो वॉशरूम में कोई नहा रहा है, तो एक टाइम पे एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है वॉशरूम, ठीक है। तो अगर प्रोसेस P1 और P2 है, एक क्रिटिकल सेक्शन मतलब एक शेयर चीज है, शेयर कर रही है, तो उसको हमें क्या करना, सिंक्रोनाइज करना, मतलब अगर P1 वॉशरूम में घुसा है तो P2 नहीं घुस सकता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे ऑप्शन समझो, एमंग इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, गलत, इंडिपेंडेंट में तो होता ही नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डिपेंडेंट होगी ना, दोनों वॉशरूम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एमंग कंकरेंट प्रोसेसेस शेयरिंग राइटेबल डेटा और रिसोर्सेज, दैट इज अ करेक्ट। कंकरेंट मतलब दोनों साथ करना चाह रही हैं, शेयर करना चाह रही हैं कोई चीज। बिटवीन यूजर प्रोसेसर एंड रीड ओनली सिस्टम फाइल्स, गलत। बिटवीन प्रोसेसर्स रनिंग ऑन अ सेपरेट फिजिकल मशीन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है बी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की डेफिनेशन पे है ये क्वेश्चन। डेफिनेशन अगर आपको पता होती तो आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम थ्योरेटिकली गारंटीज द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो SRTF होता है, और मैंने एक PYQ सॉल्व कराया था जहाँ पे मैंने राउंड रॉबिन बोल दिया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर इसका आंसर SRTF होगा। यस, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो देता है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम जो हमारे पास होता है सबसे कम, वो SRTF होता है, ठीक है। राउंड रॉबिन नहीं होता, मैंने PYQ में रॉबिन राउंड बताया था, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखा है PYQ को, तो वो गलत बताया मैंने, ठीक है, वहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, SRTF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, which memory component in the computer storage hierarchy exhibits the lowest access time, fastest access speeds। ओके, तो हमारे पास सबसे मतलब लोएस्ट एक्सेस इसका टाइम कितना होता है, रजिस्टर होते हैं हमारे पास, रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, फिर कैश मेमोरी होता है हमारे पास, फिर मेन मेमोरी होता है हमारे पास, फिर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये चीजें होती हैं। तो CPU भाई क्या बोलते हैं, CPU अगर कोई भी चीज करना है CPU को, मान लो 2 नंबर को ऐड करना है,
तो उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, जैसे R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया। अगर उसके पास कंटेंट R1 R2 R3 में पड़ा हुआ है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, इनके पास कभी भी भीख मांगने नहीं जाएगा। तो R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, सिंपल वो क्या करेगा, R1 R2 R3 से कंटेंट उठाएगा और अपना कैलकुलेशन कर लेगा ALU के थ्रू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। अगर रजिस्टर में कंटेंट नहीं है तो किसके पास जाएगा, कैश से मेमोरी के पास जाएगा। हमारे पास बसेस होती है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, सब कुछ होता है। कैश मेमोरी के पास जाएगा, कैश मेमोरी में अगर कंटेंट मिल गया तो वापस ले आएगा यहाँ पे, अगर नहीं मिला तो मेन मेमोरी के पास जाएगा, अगर नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा। तो लोएस्ट टाइम कहाँ लगता है, रजिस्टर में, हाईएस्ट कहाँ लगता है, सेकेंडरी मेमोरी में। सो रजिस्टर इज आंसर। ठीक है, SSD मतलब क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब वही होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, सॉरी सी। तो आई होप यू गॉट इट, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 10, in a deadlock avoidance system running the Banker's algorithm given available vector A, allocation matrix, max need and the need matrix, compute the processes I। ओके देखो, अगर हमारे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो सिंपल से मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ए एक इंसान है, ठीक है, ए एक इंसान है, इसको मान लो 7 रोटी की भूख लगी है और इसके पास अगर 3 रोटी अवेलेबल है, 3 रोटी ऑलरेडी दे दी है, तो इसको कितनी चाहिए, 4 चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मैक्स कितना चाहिए था, 7 चाहिए था, हमने अलोकेट कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो नीड कितनी है, 4। तो नीड इक्वल टू, नीड कैसे आ गया, नीड इक्वल टू हो गया मैक्स माइनस एलोकेस। तो नीड इक्वल टू हो जाएगा मैक्स माइनस एलोकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल, ऐसे ही हम मतलब चीजों को सिंपल सिंपल समझते हैं। मैं आगे कोर्सेस जो लेके आऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गेट वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वैसे मैं 10 ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन चलो कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर और करना है अपने सीडी। ठीक है, a disk queue contains request for IO to blocks on tracks. The disk head is currently at the track 53. Using the SSTF shortest seek time first algorithm, what is the total head movement in tracks? कर देता हूँ इसको सॉल्व। तुम्हारे पास 14 की रिक्वेस्ट है, फिर 37 की रिक्वेस्ट है, 98 की रिक्वेस्ट है, 122 की रिक्वेस्ट है, 183 की रिक्वेस्ट है। In between we have a 53 also, ठीक है, in between we have 53 also, correct, 53 we have also। ठीक है, चलो SSTF निकालना है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट निकालना है। तो 53 से हमारा हेड तभी मूव करेगा जिस साइड जहां पे हमें कम ट्रैक मूव करने पड़ेंगे। तो ट्रैक नंबर 53 से 37 जाने में कितना लगेगा, 16 डिस्टेंस लगेगा, लेकिन यहाँ जाने में कितना लगेगा बताओ, 60। अगर 53 से 98 का हो जाओगे तो कितना लगेगा, यहाँ पे अप्रॉक्स 45 लगेगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे, इसके पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चले गए। ठीक है, नाउ अब हमारा ये पॉइंटर यहाँ पे है, आप कहाँ जाएंगे, तो 37 से 98 पास है या 14, तो आई थिंक 14 पास है, तो कहाँ जाएंगे, 14 पे जाएंगे। फिर हम यहाँ से होते हुए ऐसा पूरा निकल जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, कितने ट्रैक मूव किए हमने, हम 53 से गए हैं माइनस का 14 प्लस 183 से हम फिर माइनस 14, इतने सेक्टर हमने क्या किए हैं, मूव किए हैं। तो यहाँ पे अगर करोगे इसको तो ये तो माइनस 28 हो जाएगा, ट्वाइस है, ये हो जाएगा 336 853 हो जाएगा 236 माइनस 28, दैट इज अ 208। आई थिंक 208 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये एल्गोरिथम आपने सीखा होगा कभी ना कभी अपने, अगर गेट की प्रिपरेशन की है, ओएस वगैरह पढ़ा होगा, देन यू हैव लर्न दिस एल्गोरिथम। ठीक है, एसएसटीएफ डिस्क वाले में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है, एंड 12 से मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ। चलो, अकाउंटिंग 7 फॉर एस इज इनिशियलाइज्ड टू 7, तो एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 7 है। देन वेट पी मतलब क्या करना, माइनस करना है, तो 7 माइनस क्या करना है, 12 वेट लगाना है। वेट मतलब क्या होता है, डिग्रेड और सिग्नल मतलब होता है अपग्रेड। 7 मैंने सॉल्व किया, प्लस क्या किया, 5 किया। ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड ऑन एस, व्हाट इज द रिजल्टिंग फाइनल वैल्यू ऑफ सेमेफोर एस। सो यहाँ पे एस, यहाँ पे 12 माइनस 12 हो गया, दैट इज 12, 0। सो आंसर इज व्हाट, 0 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर इज व्हाट, 0। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कंसीडर है 32 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस सिस्टम यूजिंग पेजिंग विद अ पेज साइज दिस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, यहाँ पे 32 बिट का है, तो 32 बिट में हमारे पास जो पेज, ये होता है पेज नंबर और ये होता है पेज साइज। पेज साइज कितना है, 4 KB 2/12 बाइट, तो यहाँ पे 12 बिट इसके लिए रिजल्ट हो गई, पेज नंबर के लिए हो गई 20। इफ ईच पेज टेबल एंट्री टेक्स 4 बाइट्स, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ सिंगल लेवल लीनियर पेज टेबल। तो पेज टेबल साइज जो होता है वो होता है टोटल पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री साइज। तो टोटल पेजेस कितने हैं, 2/20 हो जाएंगे, 20 बिट्स पेज नंबर के लिए है, प्लस
इंटीजर कितनी है 4 बाइट। तो यहाँ से अगर आप इसको निकालोगे, ये MB होता है तो ये जाएगा 4 MB। 4 MB इज द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे आपसे, ठीक है, तो ये याद रखना आप, जैसे मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not one of the Kaufman's 4 necessary conditions for a system deadlock to occur? Okay, so जो 4 conditions होती है, mutual exclusion, no preemption, hold and wait एंड सर्कुलर वेट, ये होती है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट है। प्रियम्पशन अलाउड नहीं, प्रियम्पशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर प्रियम्पशन अलाउड होगा तो वो डेड लॉक नहीं होगा। तो डेड लॉक होने के लिए 4 बहुत ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। अगर ये 4 हो गई तो मतलब डेड लॉक बोल सकते हैं। प्रियम्पशन नॉट अलाउड, प्रियम्पशन अलाउड है। अगर अलाउड है तो प्रियम्पशन मतलब क्या हुआ, हम प्रियम्प्ट कर लें, डेड लॉक होगा ही नहीं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ओएस का, फिर हम सीडी का बचा हुआ है वो करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं वन शॉट वीडियोस में, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो प्रीवियस वीडियोस पे देख सकते हो, ठीक है। Redis anomaly where increasing the number of allocated pages frames results in increase in the page faults can occur in the bit placement replacement policy, that is a FIFO। तो जो वेलिडी एनोमली होती है FIFO में होती है, जब हम फ्रेम नंबर इंक्लूड बढ़ाते हैं तो वो पेज फॉल्ट भी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेलिडीज एनोमली किस में होते हैं, वो FIFO में होती है, वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 15 बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन ओएस की हमने सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वाला पीडीएफ चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड यू विल गेट देयर। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सीडी जो हमारा होगा लास्ट होगा और 18th को है हमारा फुल लेंथ टेस्ट, तो आप चेकआउट जरूर कर लेना। 18th वाली डेट जो है, 18th को फुल लेंथ टेस्ट जो है हम रखने वाले हैं, तो यू कैन चेकआउट, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ जो टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ है, फ्री वाला भी है, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं सीडी वाले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो समझ में आया तभी लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना कौन सी जगह पे तुम्हें समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।